पसंदीदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी? मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। और जिन्होंने आपका दफ्तर तोड़ा, उनकी खुद की पार्टी ही टूट गई। महिला जो होती है वो शक्ति का रूप होती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग उनसे कनेक्टेड नहीं रहते हैं या किसी तरह की जेलसी या किसी तरह का डिस्कनेक्ट कॉज करते हैं, उनकी खुद की शक्ति क्षीण हो जाती है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है? वो उनका हक भी छीन, ऑफ कोर्स वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो फिलिस्तीनियों के साथ हुआ उसका रिपरकशन है ये। बड़े बड़े नेता महबूबा मुफ्ती से लेकर कई लोगों ने कह दिया कि जो फिलिस्तीनियों को दबाया गया उसके प्रतिकार के रूप में ये निकल कर आया है जो हुआ है। तो हर एक, मैं वही कह रही हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या नहीं हुआ। किसी पंडित ने कभी उठाई बंदूक? किसी पंडित ने क्या कभी बारूद उठाया? नहीं उठाया ना, नहीं उठाया। ये आपका चरित्र होता है, ये आपका चरित्र होता है। अगर आज मेरी बहन पे एसिड अटैक हुआ था, 2006 या 7 में हुआ था, उस इंसान को मेरे पास लाया जाए और मुझे कहा जाए या मेरी बहन के सामने रख दिया जाए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी आप पे, आप इस पे एसिड फेंको, तो क्या आप फेंक पाएंगे? हम नहीं फेंक पाएंगे। हमारे दिल में कितनी भी नफरत हो, हम नहीं फेंक पाएंगे। आपको केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? अच्छा, मुझे कौन सी शादी करनी है? आपको केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? मैं इतनी गजलें सुनती थी जब मैं 13-14 साल की थी। बहुत गजलें सुनती थी, बहुत दुखी रहना पसंद था मुझे। आई लाइक्ड सॉरो एंड ग्रीफ एंड पैथोस एज ए इमोशन। जबकि सारे बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, ये सब करते थे, तो और मेरे घर में भी सब कहते थे ये क्या है, ये दुखी गाने सुनती है। और मेरे कजिन्स वगैरह भी। इश्क की आंखों में खुदा देखा है हमने, ना वो अंधेरा था ना रोशनी थी, कौन सा मंजर देखा है हमने। वाह वाह। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और 27 तारीख को, फ्राइडे को, एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसको लेकर अभी से बहुत चर्चा है और उस फिल्म का नाम है तेजस, जिस पर बात करने के लिए कंगना रनौत हमारे साथ है। कंगना, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और अभी वैसे भी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग देशों में मिसाइल्स चल रही हैं, लेकिन आपकी फिल्म जो धमाका करने वाली है उसको लेके ज्यादा चर्चा है। और मैंने देखा यूट्यूब पे ऑलरेडी कर चुका है इसका प्रोमो। 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं आपके फिल्म तेजस के ट्रेलर के। और फिल्म को जब मैं देख रहा था, ट्रेलर तो बहुत, आप में से किसने ट्रेलर देखा है? सबने लगभग देखा हुआ है। सबको फिल्म का ट्रेलर पसंद आया है? पसंद आया। तो फिल्म भी मतलब थोड़ी आपको लग रहा होगा, उम्मीद की यूथ को पसंद आ रहा तो बाकियों को भी आएगा। फिल्म क्या है, थोड़ा उसके बारे में आप अगर बताएं कि क्या है तेजस, क्यों आप कर रही हैं ये फिल्म, क्या है इसमें? ये फिल्म जो है वो भारतीय वायु सेना पे आधारित है। तेजस हम सब जानते हैं कि हमारा जो एक सेल्फ मेड आत्मनिर्भर भारत का बनाया हुआ एक फाइटर जेट है, और उसके बारे में और किस तरह से एरियल एक्शन होता है, किस तरह से हम ये तो जानते हैं कि आर्मी क्या करती है, ये तो हमने काफ़ी फिल्मों में देखा है, चाहे वो बॉर्डर हो या उरी हो। हमने देखा हुआ है कि आर्मी कैसे एक्शन लेती है और कॉम्बैट करते हैं। तो लेकिन जो वायुसेना होती है उनके कैसे कॉम्बैट्स होते हैं और किस तरह से वो हमारे लिए सरहदों पे लड़ते हैं और कई बार सरहदों के से भी बहुत आगे जाके। तो इस तरह से एक बहुत ही मनोरंजक तरीके से बनाई हुई एक फिल्म है। और उसमें जहां तक मुझे पता चला कि पहली बार किसी महिला पायलट को दिखाया गया है और आपने बड़ा वो कॉम्बैट सीन वगैरह भी किया है, प्लेन उड़ रहा है, सारी चीजें जो हैं वो अपने आप में देखकर ही रोमांचित कर रही हैं। वो फीलिंग, वो अनुभव कैसा था उस शूटिंग के दौरान, या ये महसूस करना कि महिला पायलट्स को कैसा फील होता होगा, ये सारी चीजें? हमारी आपने जैसे देखा होगा कि हमारी बहुत सारी महिला पायलट्स हैं, फाइटर जेट्स भी, राफेल से लेके बहुत सारे फाइटर जेट्स जो है महिलाएं चला रही हैं। तो एक हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ही ये, दिस इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सर्वेश मेवार, तो उन्हीं का ये आइडिया था कि अगर वो जो हीरो है, एज ए हीरो ही वांटेड टू हैव अ वुमन, क्योंकि जब आप एक
ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि women don't might not have as many muscles as men, लेकिन जब आप एक फाइटर जेट को चलाते हैं तो उसके लिए आपकी ब्रेन मसल, आपकी अलर्टनेस, आपकी ऑन स्पॉट इंटेलिजेंस और ये सब, तो इस ऐसी जगहों पे पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो उनका एक बहुत अच्छा ये आई थिंक ये आइडिया था कि अगर मैं इसमें एक महिला पायलट को रखूं, और वो बहुत अच्छा लग रहा है फिल्म में। एक नेशनलिज्म के साथ में ये एक महिला सशक्तिकरण की भी एक फिल्म बन गई है। मैंने सुना आपकी फिल्म में एक जर्नलिस्ट का भी रोल है, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया है। वो जर्नलिस्ट आप हैं। आप भी फिल्म में हैं। मेरा सीन काटा तो नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं काटा। फिल्म में है और बहुत अच्छा लग रहा है, और आई होप आपको ये डेब्यू के बाद में और बहुत सारी फिल्में मिले। नहीं, मैं इसमें ठीक हूँ, इस फील्ड में ठीक हूँ। आपकी इंडस्ट्री में बहुत कोहराम मचा रहता है। नहीं, लेकिन आप उसमें भी तो जर्नलिस्ट ही प्ले कर रहे हैं। जो आप करते हैं बहुत अच्छे से, बेहतरीनगी से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आपने इस फिल्म के लिए कुछ प्रिपरेशन की, मतलब आप चूंकि पायलट बनी हैं, कुछ फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, या समझना कि एक महिला पायलट किस तरह से प्लेन में बैठती हैं, उनका मैनरिज्म, बॉडी वगैरह वगैरह जो भी चीजें, आपने उसके लिए कुछ अलग से किया इस फिल्म में? तैयारियां तो होती है, हर किरदार की होती है। ऐसे बिना तैयारी किए तो आप सेट पे कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स और आई विल से के बिट मोर फाइन कैरेक्टर था। छोटी छोटी चीजें, जैसे आप जब कॉकपिट में होते हैं तो जी फोर्स से किस तरह से कई बार ऐसा लगता है आपका फेस फटने वाला है अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट, और जब एयरक्राफ्ट अपसाइड डाउन होता है, आप तो सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के आसपास होते हैं, लेकिन जब आप उनको हिट कर रहे होते हो, प्लेन को हिट कर रहे होते हो, तो आपके एक्शन तो ज्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ आंखों की मूवमेंट होती है, चाहे लेफ्ट से है चाहे राइट से है, आपको सब कुछ उस पर दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन वो कितना मुश्किल होता है, अदरवाइज टू फाइट कि अगर एनिमी यहाँ से आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के लड़ना, या वहां से आ रहा है, वो एक तरीका है, लेकिन सब कुछ स्क्रीन पे ही देख के और स्क्रीन से ही करना। बट फिर भी टू हैव इन वन प्लेस, आप बैठे हुए, आप पूरा कॉम्बैट फाइट कर रहे हो, वही एग्रेशन से और वही फ्रंट फुट पे आके, लेकिन आप हिल बिल्कुल नहीं रहे हो। सारा दिमाग का काम है और सारा स्पिरिट का काम है, और पूरा जज्बात उसमें भी दिखता है। तो एक अलग, ऑफ कोर्स आपकी जो है ट्रेनिंग और प्रेप बिल्कुल अलग होती है। जब वो मेल हीरो के फिल्म आते हैं ना, तो उनके ऐसे दिखाते हैं कि बहुत उन्होंने सिक्स पैक बनाया, बहुत मेहनत की और इतना पसीना बहाया, और फिर वो वीडियोस वायरल होते हैं और चर्चा होती है कि अरे इतना डाइट कम कर दिया, ये वो सब थोड़ा ज्यादा कर देते, इतनी जरूरत नहीं होती। आई थिंक मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि जब भी कोई हीरो कोई फिल्म की तैयारी करने चलता है तो सबसे पहले जिम क्यों जाता है? सारी तैयारी जाने के लिए जिम। मैं गया जिम, तो मुझे समझ नहीं, पर वो तो ऐसे भी जिम जाते हैं ना। हाँ। फिल्म के समय दिखाते, मैं ज्यादा जाता हूँ जिम। कोई भी रोल उनको करना हो, सबसे पहले वो जिम चले जाते हैं। सो आई डोंट नो वे जिम में करते क्या है। क्योंकि कोई भी किरदार जब आप निभाते हैं, उनके वो तो हार्डली जिम जाने का उनको टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, आई डोंट नो। क्योंकि चाहे आप किसी का भी किरदार निभाएं, आम जो लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, या आपको डिपिक्ट करनी होती है, जो लाइव्स आपको डिपिक्ट करनी होती है। मुझे तो आज तक ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिला, इवन फॉर तेजस गिल शी हैड लाइक कॉम्बैट ट्रेनिंग ऑफ कोर्स। तो मैंने वो ट्रेनिंग जितनी, मैंने उसके बहुत सारे रील्स भी डाले थे कि किस तरह से कॉम्बैट ट्रेनिंग, उसमें भी मुझे जिम नहीं गई मैं। तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि अधिकतर हीरोज जो हैं किसी भी रोल को प्रेप करने के लिए जिम जाते हैं, विच आई थिंक इज सच अ सुपरफिशियल थिंग। इट्स वेरी सुपरफिशियल। क्या ये इसलिए भी है कि फिर एक्टिंग थोड़ी कम हो तो बॉडी पे चर्चा होके रह जाए? बिल्कुल। आप चूंकि एक्टिंग ऐसी कर लेती हैं कि आपको शायद वो बॉडी, जिम, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। और आई थिंक कुछ ज्यादा ही, आई पर्सनली फील कि हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस को ना कुछ ज्यादा लत लग गई है, कुछ ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए, सारा दिन शीशे में देखते रहते हैं। वो कहीं भूल गए हैं कि वो लोग मॉडल्स या पॉप स्टार्स नहीं हैं। वो वेस्टर्नाइजेशन से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं, वो पॉप स्टार्स के गाने सुनते हैं सारा दिन, या मॉडल्स के जो भी कैंपेन्स देखते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि वो एक्टर्स हैं। सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ बीइंग एन एक्टर। उन लोगों को कुछ इतना ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं अपनी फिजिकलिटी से, अपने फेस से, और अपने एक जैसे एक स्ट्रक्चर में। अधिकतर लड़कियों का भी
यू नो ज़्यादा टिप टॉप बन के हर कैरेक्टर में जाना विदाउट अंडरस्टैंडिंग नुआंसेस ऑफ दैट कैरेक्टर। आई थिंक कहीं ना कहीं सिर्फ तैयार होके सेट पे पहुंच जाना बस यही एक, और या खूबसूरत दिखना, या आई थिंक जो एक ऑर्गेनिकनेस है, और दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ एक्टिंग। आप जिम नहीं जाती हैं? जब मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब रेगुलर आप जिम जो जाती हैं वही जाती हैं, ऐसा कोई रोल के लिए कैरेक्टर के लिए नहीं जाती? नहीं, जब जिम जाना होता है तो जाना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं थलाईवी कर रही थी तो मैं जिम नहीं जाती थी, तब मैंने 20 kgs वेट गेन किया था। अब जैसे आप देखते हैं, अगर एक्टर हो डैनियल डे लुइस हो गए, तो वो जो आप जब जिस तरह का आप किरदार निभाते हैं उस तरह का आप प्रोसेस करते हैं, ना कि हमेशा जिम जाते हैं, ना कि हमेशा फेस पे कुछ प्रोसेस करा लिया या कुछ फैट सक्शन करा लिया या कुछ, ये दिस इज नॉट द एसेंस ऑफ एक्टिंग। समटाइम एक्टिंग डिमांड्स यू टू बी अगली, you know, you have to be ugly. Sometimes it demands you to be so ordinary that in a train station you should not stand out. All right, that is acting. तो आप ये कह रहे हैं बॉलीवुड में ज्यादातर जो एक्टर्स हैं वो बेसिकली ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल सेल्फ उनका नहीं दिखता, उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है अभी। अच्छा, मैं आपके फिल्म का प्रोमो देख रहा था, ट्रेलर देख रहा था, उसमें लाइन है भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और एक लाइन मैंने सुनी उसमें था मिशन आसान है तो मत कहना, लेकिन खतरनाक है, डेंजरस है, ऐसा लगे कि कौन करेगा तो जरूर भेजना इसको। ये तो मुझे लगता है आपने अपने ऊपर फिल्म बनाई है क्या, कि मतलब आपको भी कोई छेड़ता तो आप उसको छोड़ती तो है नहीं? तो ये तो भारत की स्पिरिट है और यही होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो लोग अपने आप के लिए स्टैंड नहीं हो सकते वो किसी के लिए स्टैंड नहीं हो सकते, देश के लिए भी स्टैंड नहीं हो सकते, तो अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। लेकिन वो स्टैंड की कीमत आपको चुकानी पड़ती है? नहीं, वो तो आई थिंक ऐसा नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो उसमें कीमत का क्या देखना, आप क्या फिर डोरमैट बनोगे क्या? आज आपको इसने छेड़ा तब आप चुप रहोगे, उसने वो भी छेड़ेंगे तब भी चुप रहोगे, तो यही होता है। आई थिंक चाहे बात देश की हो या अपने आत्मसम्मान की हो, तो किसी भी तरह की कोई भी बदमाशी नहीं झेलनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपको कभी आसपास के लोग समझाते हैं कि तुम कंट्रोवर्सी में पड़ जाती हो, तुम बोल देती हो, देखो तुम्हारा दफ्तर टूटा और तो किसी का नहीं टूटा, अगर तुम ऐसा नहीं करो, थोड़ा बीच बीच का रास्ता लेके चलो, तुम तो एक्टर हो, ऐसे लोग समझाते हैं? या आपको कभी रियलाइज होता है कि यार मैं क्यों कंट्रोवर्सी में पड़ गई? नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं ही नहीं। मैंने अपने मेहनत से ऑफिस बनाया है, चाहे मैं इसको तुड़वाऊं चाहे मैं इसको बनवाऊं, किसी को कुछ नहीं पड़ी, है ना। मैंने अपनी जिंदगी में अपने टर्म्स पे जीती हूँ, बिल्कुल अपनी टर्म्स पे, और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अथॉरिटी के लिए कोई टॉलरेंस है ही नहीं मेरी जिंदगी में बचपन से। तो मैं आई एम माई ओन अथॉरिटी। मैं सिर्फ एक ही इंसान की सुनती हूँ और वो है कि अपने खुद के जो मेरे अंदर से आवाज आती है, सिर्फ उसी की मैं सुनती हूँ। और ये मेरी लाइफ में सबको पता है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, या कोई और मेरी जिंदगी में स्पेशल पर्सन है, वो सबको पता है। तो मेरी लाइफ कोई भी किसी तरह से मुझे कंट्रोल नहीं करता है। मैंने किसी को ये हक नहीं दिया हुआ है कि मुझे वो ताने मारें और मेरी चॉइसेस के लिए शेम करें कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, अच्छा नहीं हुआ, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैंने ये हक किसी को नहीं दिया है। हाँ, मेरी माँ चिंता करती हैं जब उनको लगता है कि कुछ खतरा बढ़ रहा है, ये है। मेरे पापा तो सीधा कहते हैं, तुम ना राजपूत हो, तुम पिस्टल रखो, मैं तुम्हें लाइसेंस देता हूँ मैं तुम्हें लाइसेंस ला के देता हूँ बेटा, तुम्हारे पास गन होनी चाहिए। तो मेरे पापा ऐसा कहते हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे गन तो आप बिल्कुल मत देना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, लेकिन आपकी इस बोल्डनेस के लिए एक बार ताली तो बनती है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत चैलेंजेस हैं। कई बार बहुत ऑड आवर्स में काम करना पड़ता है। महिलाएं जो जर्नलिस्ट बनती हैं उनको कई बार आज भी लोग कहते हैं कि भाई क्या जाना, परिवार कैसे देखोगी, बच्चे कैसे देखोगी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो आप जैसी रोल मॉडल इंस्पायर करती हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, मैं जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ। दफ्तर टूटता तो मैंने पैसे से बनाया था ना भाई, मेरा दफ्तर टूटा। एंड एज लॉन्ग एज आप अपने जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप उनसे झेलने के लिए रेडी हो। मैं जब अपना घर छोड़ के आई थी तो ऑब्वियसली मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो तुम कर रही हो हम उसको अप्रूव नहीं करते हैं, तो जो भी तुम्हारी जिंदगी के तुम उसके अब जिम्मेदार हो।
तो उन्होंने मुझे कहा था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ी बात आगे तक बढ़ गई, अभी मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे ठीक कहा था ना वो बात, या तो आप हमारे हिसाब से चलो, आपको हमारे अपने हिसाब से चलना है तो फिर आप जिम्मेदारी लो। एज लॉन्ग फिर मेरे दिमाग में वो बात बैठी गई ना, मैं कभी उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स का रोना धोना लेके गई। एंड आई हैव मेड सो मेनी रॉन्ग डिसीजंस इन माई लाइफ, सो मेनी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं भुगतूंगी, अब ठीक है, अब ये गलत हुआ, मैं भुगतूंगी। तो एज लॉन्ग एज आप में वो हिम्मत है तो फिर क्या घबराना, फिर घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप जब ऐसे किसी दौर से गुजरती हैं जब आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूं कि ये गलत है सही, आप किससे डिस्कस करती हैं? बहन से? मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती। कभी तो होती होंगी, हर आदमी कभी नहीं। मैं एक्चुअली मुझे हैरानी होती है जो लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं हुई। मैं खुद हैरान हूं कि कंफ्यूज कैसे हुआ जाता है। मेरा डिसीजन मेकिंग टाइम माइक्रो सेकंड में है, डिसीजन मेकिंग टाइम। उसके बाद मुझे कहते हैं अच्छा इतनी जल्दी बता दिया, 7 दिन सोचो। तो मैं 7 दिन क्यों कैसे कोई एक चीज के बारे में 7 दिन सोच सकता है? फिर वो लोग मुझे वापस आके मिलते हैं क्योंकि कोई बड़े बड़े डील्स होते हैं, कोई कुछ होता है। उस टाइम पे भी वो मुझे कहते तो आपने सोच लिया? तो मैं उसी दिन सोच के तुम्हें बता दिया था ना। तुम अभी भी वही हो, मैं तो आगे कितना बढ़ गई। तो मैं बहुत क्विक हूँ लाइफ में। और मैं कई बार मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं खुद, वो हमेशा कहते हैं कि गिव मी टाइम एंड आई एम थिंकिंग, नॉट एबल टू मेक अप माइंड, और जो भी है, मुझे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं कभी भगवान की दया से कभी कंफ्यूज नहीं होती। इतना चूंकि यूथ आपको सुन रहा है, तो ये कंफ्यूजन न होने का तरीका क्या, मतलब आप निर्णय कैसे लेती हैं? गट फीलिंग, पहला थॉट आया, या उसको पॉजिटिव नेगेटिव सोच, क्या करती क्या है? वो माइक्रो नैनो सेकंड में जो निर्णय हो जाता है, वो अंदर कुछ तो एक मैकेनिज्म होगा ना उसके लिए। मतलब आपकी इतनी सारी फैकल्टीज हैं, यू आर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सो मेनी ऑफ योर फैकल्टीज। तो एक yes, of course, intuition is one of those, being alert is another, and the fact that I've never been I've never had a foggy brain. People say that मैंने पूछा है, of course, people who get confused, मैं पूछती हूँ उनको कि कंफ्यूजन कैसा होता है, तो वो कहते हैं मतलब यू फील फॉगी। तो मुझे कभी फॉगी फील नहीं होता। मैंने आज तक कभी भी अपना कोई भी इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं किया है, अभी तक कभी भी लाइफ में कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं की है। इनफैक्ट मेरे जब इंटरव्यूज होते हैं तो अक्सर नीचे लोगों ने लिखा होता है कि ये तो रिहर्स्ड इंटरव्यू था। तो मुझे लगता है कि मैं इतना, शायद वो लोग नहीं सोच सकते कि कोई इतना इंस्टेंट आंसर किसी चीज का दे सकते हैं, पर भगवान की दया से मुझे तो ऐसा कभी फॉगी ब्रेन नहीं हुआ। और इसकी गवाही तो मैं दे सकता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जब कंगना आई थी, तो मैंने, जो कि हमारा एक तरीका है कि जब कोई गेस्ट आता है तो हम उससे पूछ लेते हैं कि कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहती हैं कि चर्चा हम करें, जरूर करें, कोई मैसेज जाए। तो मैंने कंगना से भी पूछा कि क्या आप चाहती हैं कि इस इंटरव्यू में कोई बातचीत, कोई खास ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि आना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिल्म के लिए आए, फिल्म पे बात कर लीजिए। तो आपका इंटरव्यू प्लान तो है नहीं, कोई तैयारी आप करती नहीं। ये भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अमूमन कई बार लोग कहते हैं यार मैंने फिल्म में ये किया था, इस पे बात हो सकती है, लेकिन आपने उसके लिए भी कुछ नहीं कहा। मुझे ये बताइए कि फिल्म की बात मैं अभी कर रहा हूँ कि जब आपने ये कहा कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और दूसरी एक लाइन आपने कही इस फिल्म में कि टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए। लेकिन अभी हाल में ही हमने रिसेंटली देखा कि टेररिज्म भी पर्सनल लोग नहीं बना रहे, उसमें भी लोग धर्म का एंगल देख रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो महिलाओं बच्चों को मार रहा है, ये टेररिज्म है, उसमें भी कुछ लोग या तो हमास की तरफ से आंखें मोड़ रहे हैं या उसमें धर्म का एंगल लेकर आ रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे लोग ही टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं? अपने देश में जो ऐसे लोग हैं उन पर आपका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जूस या जैन, बुद्ध ये नहीं है। मेरे लिए या तो देशभक्त हैं या तो देशभक्त नहीं है। 2 ही टाइप के लोग हैं मेरे लिए, बाकी मेरे लिए लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैं लोगों को कभी धर्म के चश्मे से नहीं देखती हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे हिंदुओं को जानती हूँ जो इतने गिरे हुए हैं, इतने नीच हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितने नीच हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को भी जानती हूँ कि वो इस देश में रह के, इस देश का खा के भी इस देश से गद्दारी करते हैं। तो मुझे पता है सबके, यू कांट क्लोज योर आईज, आप देखते हैं दिन में हर एक टाइप के लोग को आप मिलते हैं।
तो जहाँ तक इंसानियत की बात है और जहाँ तक मुसलमानों को कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं अभी आई थिंक अगर आप गूगल करें तो उससे ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा, 85 से ज़्यादा कुछ हैं जो क्रिश्चियंस की हैं, और उससे फिर सेकंड नंबर पे यानी 70 या कुछ 80 से ज़्यादा जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। और जूस जिनको मार के काट काट के टुकड़े कर कर के उनके फेंके थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनके लिए एक कंट्री नहीं है, एक छोटा सा मणिपुर जितना छोटा सा हिस्सा दे के उनको राजी नहीं है, उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। तो ये क्या ये मानवता है? क्या उनको छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकते? उनको पूरी दुनिया में कहीं झेला नहीं जा रहा है। और अगर वो अपने जीवन बचाना, आज जो कह रहे हैं कि ये जो फिलिस्तीन होना चाहिए, क्या वो समझते हैं, क्या वो जानते हैं उन 80 लाख जूस का वो क्या करना चाहते हैं? क्या बताते हैं कि वो नहीं भाई इनको यहां से यहां शिफ्ट करो? वो नहीं बताते हैं। तो वो उनके लिए क्या चाहते हैं? वो स्पष्टवादी बने, वो ढंग से बताएं कि उनके लिए वो क्या चाहते हैं। उनको वो मार मार के काट काट के टुकड़े करके फेंकना चाहते हैं। तो ये हैं इनकी नीयतें और ये हैं इनकी करतूतें। तो जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी ही रहेंगे। और हमें मानवता के अधिकार से ये अधिकार बनता है कि अगर हिंदुओं का पूरे देश में एक भी देश नहीं है, कहाँ छोटा सा नेपाल है जिसको भी हिंदुस्तानी कंसीडर करो, जिसको भी भारतीय कंसीडर करो, सिर्फ भारत है। तो उसी तरह से भारत में जहां पे हिंदू सुरक्षित फील करते हैं, तो क्या इनको जूस को हक नहीं है कि एक देश होना चाहिए जहां पे वो रह सके? आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं? वो उनका हक भी छीन, ऑफ कोर्स वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो फिलिस्तीनियों के साथ हुआ उसका रिपरकशन है। ये बड़े बड़े नेता महबूबा मुफ्ती से लेकर कई लोगों ने कह दिया कि जो फिलिस्तीनियों को दबाया गया उसके प्रतिकार के रूप में ये निकल कर आया है जो हुआ है। तो हर एक, मैं वही कह रही हूं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या नहीं हुआ? किसी पंडित ने कभी उठाई बंदूक? किसी पंडित ने क्या कभी बारूद उठाया? नहीं उठाया ना, नहीं उठाया। ये आपका चरित्र होता है, ये आपका चरित्र होता है। अगर आज मेरी बहन पे एसिड अटैक हुआ था 2006 या 7 में हुआ था, उस इंसान को मेरे पास लाया जाए और मुझे कहा जाए या मेरी बहन के सामने रख दिया जाए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी आप पे, आप इस पे एसिड फेंको, तो क्या आप फेंक पाएंगे? हम नहीं फेंक पाएंगे। हमारे दिल में कितनी भी नफरत हो, हम नहीं फेंक पाएंगे। तो आप बहाने कितने ढूंढ लीजिए, बहाने मिल जाएंगे। जो करना चाहते हैं ना, मोहब्बत करने के भी बहाने मिल जाते हैं, नफरत करने के भी बहाने मिल जाते हैं। चलिए, ये बड़ा मैसेज आपने दिया है और टेररिज्म पर कोई दो राय नहीं हो सकती, ये आपने बहुत स्पष्ट कर दिया। एक दो मैं थोड़ा ऑडियंस से सवाल ले लूं, फिर मैं अपने सवालों पर लौटता हूं। अपना नाम पहले बताइए। मैम, मेरा नाम राहुल कुमार ओझा है और मेरा सवाल है आपसे कि आपकी मैंने एक ट्वीट देखी थी NSA अजीत डोभाल सर के साथ। मैं उनकी वीडियोस बहुत देखता हूँ स्टार्टिंग से ही, मतलब मेरे पापा भी आर्मी में है और मैं उनकी वीडियोस इतना देखता हूँ कि मैं उनकी जो सर्विस रही है 25-30 साल की, आपको कौन सी उनकी चीज मोटिवेट करती है, फिर इंस्पायर करती है? क्योंकि वो सर मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। अजीत सर की मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ। उनकी कहानी तो बहुत ही, अभी आप रिसेंटली मिली भी तो? हाँ जी, मैं सुबह ही मिली उनको। अच्छा, हाँ, क्या भाग्यपूर्ण दिन था कि मुझे उनके दर्शन हुए। और कल शाम में हम लोगों ने डिफेंस वेटरन्स के लिए स्क्रीनिंग रखी थी और आप मानेंगे वहां पे हर जो भी शख्स हैं जो भी जा रहे थे और माइक पे बोल रहे थे, तो उन्होंने उनके बहुत एग्जाम्पल दिए। तो कितने फैंस हैं उनके, सभी उनसे इंस्पायर्ड हैं। उनकी एक यही डर को लेके जो उन्होंने हमेशा से कहा हुआ है, उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, इतने आप खतरों से खेलते हैं और इतने बड़े बड़े मिशन करते हैं? तो उन्होंने कहा एक तो 3 टाइप के डर होते हैं। एक, जब आप किसी चीज को करने से पहले आपको डर लगता है, एक तब जब वो चीज करते हुए आपको डर लगता है, और एक आपने तो कर दिया और जब हो गया तो उसके बाद आपको डर लगता है। कहता मेरे को ना हमेशा 3rd टाइप का डर लगता है। तो कहते हैं मैं कर के बैठ जाता हूँ, फिर मुझे डर लगता है। तो आई थिंक ये चीज बहुत इंस्पायरिंग है उनके बारे में। एंड इसी को तो हम सुपर ह्यूमन कहते हैं ना, इसी तरह से जो एक सुपर ह्यूमन क्वालिटी है वो उनकी। तो वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। आपको फिल्म रिलीज के पहले डर लगता है? डर तो नहीं लगता, लेकिन एक ऑफ कोर्स मैं कहूँगी थोड़ा एंग्जाइटी होती है मुझे फिल्म रिलीज से पहले, खासकर थर्सडे को या फ्राइडे को, तो थोड़ी एंग्शियस आई फील। फिर उसके लिए क्या करती हैं आप?
नहीं करती कुछ इंटरव्यूज देते रहो, दिमाग ही उस तरफ नहीं जाएगा फिर वो आए। दिमाग तो जाता ही है, दिमाग तो जाता ही है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जैसे इंडस्ट्री में किसी की, आपने देखा पिछले हफ्ते भी जो फिल्म आई जो नहीं चल पाई, दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन किसी ने किसी की खिल्ली नहीं उड़ाई या किसी को बदनाम नहीं किया या किसी को सूली पे लटकाया नहीं या किसी का पूरा डाइसेक्शन नहीं हुई। लेकिन मेरे बारे में अगर कुछ भी होता है तो इतनी भद्दी, इतने अपशब्द और इतनी गंदी गंदी न्यूज़ आती है कि शायद आपके कान से खून निकलने लग जाएगा, इतनी गंदी गंदी न्यूज़ आती है। तो नेचुरली आई वरी अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे जो दुश्मन हैं वो सारा PR माफिया है और मेरा तो PR भी नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो कहते हैं कि बजट बहुत ज़्यादा था तो ये तो हिट ही नहीं हुई, और अगर नहीं करती है तो वो तो फिर उसको बहुत ही फेक रिपोर्ट्स देके उसकी, ऑफ कोर्स हर फिल्म रिकवरी, जब तक फिल्म की रिकवरी नहीं होती फिल्म नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे तेजस फिल्म है, तो तेजस फिल्म बनने से पहले ही बिक चुकी है बिकॉज बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है सब कुछ, लेकिन गलत अफवाहें फैला के, गलत कुछ अपनी मर्जी से वो उसका मैथमेटिक्स बिठा के या कुछ बना के, अब आम लोगों को तो पता चलता नहीं, हर जगह वायरल करके फिर मुझे शुभचिंतकों के फोन आते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो मैं सोचती हूँ किस तरह का न्यूज़ फीड किया जा रहा है इन्हें और किस तरह से जो एक परसेप्शन बनाई जा रही है। तो ज़्यादातर मुझे उससे ज़्यादा डीमोटिवेट होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कलाकार हूँ, काम तो मुझे मिलता रहेगा, लेकिन जो एक इमेज पे इंसान की बात आती है तो उससे आई फील के दुश्मन बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं मेरे। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाऊं कि अगर आपके 20 दुश्मन हैं तो 80 आपको चाहने वाले हैं, और वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हैं। और उसकी वजह शायद यही है कि आप बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, जो आपकी बातचीत में दिखता है। कई बार मुझे लगता है लोग आपको मिसजज करते हैं, लोग कहते हैं कि आप ज्यादा क्लियरली बोल देती हैं, कंट्रोवर्सी होती है, पर मैंने जितना आपको ऑब्जर्व किया मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, जो दिल में वो मुंह पे आ जाता है और फिर उससे कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो वो कंट्रोल थोड़ा आप नहीं करती हैं, तो ठीक है, वो अपना अपना स्वभाव होता है। आज आप कह रही थी कि आपका लिए अच्छा दिन है, आप अजीत डोभाल जी से मिली। अब मुझे लगता है आज आपके लिए डबल अच्छा दिन है जी। अभी थोड़ी देर बाद आप अरविंद केजरीवाल जी से मिलने वाली हैं। आप लोगों को पता नहीं है, पर कंगना रनौत एक रामलीला में जा रही हैं जहां वो रावण दहन करने वाली पहली महिला भी बन रही है, तो उनके लिए भी, इसके लिए भी ताली। लेकिन चर्चा ज्यादा इस बात के लिए कि एक मंच पर आप और केजरीवाल जी भी होंगे। आपको केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? अच्छा, मुझे कौन सी शादी करनी है, आपको केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? ये क्या क्वेश्चन हुआ? नहीं, बतौर नेता कैसे लगते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। बतौर नेता मुझे कैसे लगते हैं वो तो दिल्ली वालों को पता होगा। दिल्ली वालों को पता होगा वो कैसे हैं एज अ नेता। बाकी जो हमारे, देखिए, जो हमारी डेमोक्रेसी है, हम हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, भगवान है, तो उन्होंने चुना हुआ है उनको, एंड ही इज द राइटफुल कैंडिडेट एंड ही इज द राइटफुल विनर। तो हम कौन होते हैं उनको क्वेश्चन करने के लिए? तो अच्छा है, हम उनको जितना एक मुख्यमंत्री जी को सम्मान जो मिलना चाहिए, जो उनका एक राइटफुली डिजर्विंग प्लेस है, हम उनको देंगे। व्हाई नॉट? जनता ने उनको चुना है। ये थोड़ा सा आप पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि आजकल आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो रही हैं, जैसे अभी आपने केजरीवाल जी को लेकर बोला। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं उनको क्या बोलूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा कंगना जो है, जैसे तीनों खान को लेकर जैसे पहले आप कहती थी, अब थोड़ा माइल्ड हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। केजरीवाल जी को लेकर जैसे अभी आपने कहा, कोई कंट्रोवर्शियल बयान आपने नहीं दिया। पहले वाली कंगना शायद होती तो शायद कुछ कह जाती। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ है क्या, कुछ परिवर्तन अपने अंदर आपने? नहीं, मैंने कभी भी अनरीजनेबल किसी को भी कुछ नहीं कहा। मैंने खानों को भी कभी अनरीजनेबल कुछ नहीं कहा। मेरा जो मेन इशू था कि लड़कियों के रोल कितने कम होते हैं और लड़कियों की एज कितनी कम होती है उनकी फिल्मों में। देखिए अभी वो कितना इम्प्रूव हो रहा है। इनफैक्ट 40 ईयर ओल्ड गर्ल्स जो हैं, अब 30 या 35, 40, वो खानों की हीरोइंस बन रही हैं, हर जगह देखने को मिल रहा है। तो हमने वी हैव फॉट फॉर दीज चेंजेस, नहीं तो खानों की हीरोइन पता चल रहा है 8-10 सालों बाद उनकी माएँ बन रही हैं। तो सो वो वी हैव फॉट फॉर दोज चेंजेस। बट अगर आप पर्सनली देखें, पर्सनली मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, बिकॉज माई बैटल्स हैवंट बीन पर्सनल।
आपने पर्सनली नहीं कहा, मैं कुछ चीजें निकाल के लाया हूं। बताइए। आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपका ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें आपको बहुत मजा आता है, और उस गेम का नाम है पहचान कौन, जो आप इंस्टाग्राम पर खेलती हैं अमूमन या ट्विटर पर। आप लिखती हैं और फिर पब्लिक सोचती रह जाती है कि आपने किसके बारे में लिखा है। तो जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, आपको मैं थोड़ा सा याद, मैं पहले कुछ दिला देती हूँ। मुझ पे ऑलरेडी मानहानि के कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं मानहानि के। तो प्लीज ऐसी कोई बात मत करिएगा कि मुझ पे और मुकदमे हो जाए मानहानि के। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज ऑल्सो लाइक अ लीगल कॉम्प्लिकेशन टू एवरीथिंग। और मुझे बोलने में तो ऑफकोर्स आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीबडी, लेकिन अपना काम छोड़कर जब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, तो आपको लगता है कि दिस सच अ वेस्टेज ऑफ टाइम। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप न जवाब देना चाहें तो आप न दीजिएगा उसमें। नहीं, जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मैंने नाम नहीं मेंशन किए हुए हैं तो नेचुरली देयर कैन बी लीगल कॉम्प्लिकेशंस, सो वी कैन अवॉइड दोस। अच्छा, ठीक है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग आपसे भिड़ते हैं, जैसे आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं में एटीट्यूड में चलती हैं, वैसे ही ऊपर वाला भी शायद आप पे कृपा बरसाता है, और जिन्होंने आपका दफ्तर तोड़ा उनकी खुद की पार्टी ही टूट गई। तो ये भी हो गया क्या? आपकी हाई लग जाती है लोगों को कि मेरे साथ करोगे तो ऊपर वाला सजा देगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी हाय लग जाती है कुछ। जब भी किसी इंसान का एक बुरा वक्त आता है ना, तो वो स्त्रियों का अपमान करना शुरू करता है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी इंसान जो एक महिला का अपमान करता है, या मैंने भी हमेशा नोटिस किया है कि जिन लोगों को महिलाओं से एक जेलेसी होती है या एक तरह की इनसिक्योरिटी वो रेगुलरली फील करते हैं, उन लोगों को जिंदगी में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी कि वो लोग जो अपने माता के बहुत चहीते हैं। या मे बी सब महिलाओं से तो ऑफ कोर्स आपकी, वैसे तो सब पुरुषों से किसी की भी नहीं बन पाती, कभी आपकी नोकझोंक तो होती है, या उनकी जिंदगी में एटलीस्ट कोई है जिनको वो पूरी तरह, चाहे वो उनकी बेटी हो चाहे बहन हो, पूरी तरह से। और ये इम्प्लाई करता है लड़कियों पे भी और लड़कों पे भी। तो एक महिला जो होती है वो शक्ति का रूप होती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग उनसे कनेक्टेड नहीं रहते हैं या किसी तरह की जेलसी या किसी तरह का डिस्कनेक्ट कॉज करते हैं, उनकी खुद की शक्ति क्षीण हो जाती है। और ये इसके साक्षात प्रमाण, जैसे आपने कहा कि अगर उनको एक पावर की पोजीशन है उनकी, तो उनका ये धर्म बनता है कि महिलाओं की रक्षा करें, महिलाओं का सम्मान करें। देखिए, जब आपका दफ्तर टूटा तो देश में तो आपको सपोर्ट मिला ही, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल। और जब बाद में, और मैं इसका ऑनेस्ट आंसर आपसे पूछूंगा, क्योंकि अभी मुझे एक फील ये आया कि आप बदला लेने में उतना विश्वास नहीं रखती, जो आपने अभी अपनी बहन का उदाहरण दिया एसिड अटैक वाला। लेकिन जब ये हुआ कि संजय राउत मान लीजिए जेल गए, या उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकार चली गई और उनकी पार्टी तक चली गई, क्या आपको अंदर से ये फीलिंग आई कि इनके साथ ये ठीक हुआ जो इन्होंने मेरे साथ किया था? नहीं, मैं भूल जाती हूँ। मेरे साथ जब भी वो चीज होती है तो उस वक्त पे वो चीज मुझे इफेक्ट करती है 10 से 15 मिनट। उसके बाद वो मेरे सिस्टम से पूरी तरह से क्लीन हो जाती है चीज। वो भी मुझे कोई भगवान की कोई ब्लेसिंग है। कोई भी चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है, ना गुस्सा, ना खुशी, ना किसी तरह का कोई, वो एकदम जैसे एक फ्लीटिंग फीलिंग होती है। चाहे वो कितनी ही बड़ी सफलता क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा शोक क्यों ना हो, वो बहुत फ्लीटिंग फीलिंग है मेरे अंदर। तो जैसे जब उद्धव ठाकरे का, तो उस टाइम पे मैं काफी अफेक्टेड थी और मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद में जब ये चीजें होने लगेगी तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने फॉलो भी नहीं की। हाँ, मैंने फॉलो भी नहीं की। मुझे इतने फोन आने लगे अलग अलग चैनल्स से, तो उन्होंने कहा कि आपके बाइट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो तब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्या मुझे विंडिकेटेड फील हुआ या मुझे लगा कि हाँ इनके साथ अच्छा हुआ, क्या बदलाव? बिल्कुल भी नहीं। आई फेल्ट सो डिटैच्ड विद द होल एपिसोड, सो डिटैच्ड। आप माफ भी कर देती हैं सबको, या वो एक अंदर रहता है? मैं तुमसे डिटैच हूं, लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैं अपने आप को अथॉरिटी मानती नहीं हूँ कि मैं किसी को माफी दूं या नहीं दूं। आई डोंट कंसीडर, मैं मानती ही नहीं हूँ अपने आप को अथॉरिटी। लेकिन ये जरूर है कि मैं कभी भी कोई भी ग्रज लेकिन नहीं चल सकती। मैं मतलब, अगर मेरे से, मैं अपनी बहन के साथ भी जैसे हम लोग बहुत लड़ते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत लड़ते हैं, है ना। तो 30 सेकंड में मैं कहती हूँ मुझसे बात करो अब। तो उनको लगता है कि अभी तो हम लड़ रहे थे, तो मैं कहा अभी लड़ गए तो अब हो गया वो।
अब मुझे तुमसे बात करनी है, तो मैं लड़ नहीं सकती ज्यादा देर तक, मैं वो नहीं रह सकती, और कुछ बहुत अच्छा भी हो जाए तो कोई बहुत ज्यादा भी लोग खुशियां मना रहे हैं तो मैं उनको भी शांत कर देती हूँ, ये क्या तरीका है खुशियां मनाने का? तो वो कहते हैं हम खुशियां ना मनाएं। तो मैंने कहा तो ये क्या राक्षसों की तरह खुशियां मना रहे तुम लोग? राक्षसों की तरह ऐसे तो मत करो। तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता, एकदम मुझे ना एकदम न्यूट्रल एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। आप उस दिन में संत तो नहीं बन जाएंगी? संत तो नहीं, लेकिन मुझे आपको लगता है आपका अध्यात्म से जुड़ाव है, आई थिंक इसीलिए मुझ पे मेरे गुरुओं की काफी कृपा है, और मैं योग से भी जुड़ी हुई हूँ, तो शायद इसके करके मुझ में एक समता बनी रहती है, और ज्यादा एक्साइटेड स्टेट, दुख और सुख दोनों ही नर्वस सिस्टम की एक्साइटेड स्टेट्स हैं, तो वो ज्यादा मुझे उसको खिंचाव तनाव करना भी अच्छा नहीं लगता। आई जस्ट लाइक टू बी मोर रिलैक्स्ड। आप शुरू से ऐसी थी, अब धीरे धीरे? नहीं, शुरू से मैं ऐसी नहीं थी। आई वॉज अ वेरी डीपली इमोशनल पर्सन। शुरू से मैं ऐसी नहीं थी। मैं एज अ टीनेजर मुझे दुखी रहना बहुत पसंद था। हाँ, बहुत पसंद था। मैं इतनी गजलें सुनती थी जब मैं 13-14 साल की थी, बहुत गजलें सुनती थी, बहुत दुखी रहना पसंद मुझे। आई लाइक्ड sorrow and grief and pathos as an emotion। जबकि सारे बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, ये सब करते थे, तो और मेरे घर में भी सब कहते थे ये क्या है, ये दुखी कहानी सुनती है, और मेरे कजिन्स वगैरह भी काफी मुझे मेरा मजाक। जगजीत सिंह की मैं बहुत बड़ी फैन। तो घर वाले सोचते हैं इसका कुछ इश्क चल रहा है, उसमें कई ब्रेकअप हो गया इसलिए तो ऐसा नहीं सुन रही? नहीं, वो बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे, तो उनको लगता था ये क्या है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता दुखी रहना। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी जिंदगी में इतना दुख आया कि 14-15 साल की उम्र में इतना दुख आया कि जैसे मैंने पूरी दुनिया का दुख अपने ऊपर ले लिया। भगवान देख रहा था इतना दुखी रहना चाहती, इसको कर दो दुखी। फिर भगवान ने बोला तुझे मैं इतना दुख दूंगा कि दुख के दरिया में तू बह जाएगी, डोंट वरी। तो ऐसा दुख आया मेरी लाइफ में। फिर मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो सच्ची का दुख आ गया। मेरे को तो फेक दुख अच्छा लगता था। तो फिर सच्ची का दुख सहा। पहले तो फेक दुख के सपने देखे, फिर सच्ची का दुख मैंने सहा। जब सच्ची का दुख मैंने सहा तो फिर उसमें मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ समझ आया मुझे। उस टाइम पे मेरी एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा मेरी ग्रोथ हुई, एज अ पर्सन मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस हुई। तो हर फेज अच्छा होता है। और फिर मुझे चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सदगुरु जी हो, उनकी कृपाएं मिली, तो और भी मुझ में एक ठहराव आया। तो इंसान निखरता जाता है, उम्र के साथ इंसान निखरता जाता है। अब आप बहुत निखर गई हैं, आपकी बातें सुन के लग रहा है एक बार तालियां क्योंकि हम लोग भी बहुत लोगों से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कई बार चूंकि जर्नलिस्ट हैं, जज करते हैं, देखते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उसमें सुपरफिशियल चीजें ज्यादा नजर आती हैं। लेकिन ये जो कनेक्ट है, ये जो अध्यात्म से, अंदर से, अपने आप से जुड़ाव है, ये आज की तारीख में बड़ा मिसिंग है, जो आपके अंदर नजर आ रहा है। तो बड़ी अच्छी लग रही है वो बात। मैं तो सबको कहूंगी कि प्लीज कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आजकल जो जनरेशन है, कितना इंस्टाग्राम और इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम, और बहुत ज़्यादा मुझे तो खुशी होती है कि हम लोगों के टाइम पे ये सब नहीं था, कि हम लोग नहीं तो ऐसे ही बन जाते जैसे कि आप लोग हो। तो मुझे लगता है इस जनरेशन में वो दो डेप्थ मिसिंग है, उन लोगों की परसेप्शन में डेप्थ नहीं है। एंड कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि देयर इज अ टाइम टू ग्रो एंड देयर इज अ टाइम टू लिव। ये दो डिफरेंट टाइम है। तो इन लोग क्या करते हैं कि अभी पूरी ग्रोथ हुई नहीं होती, दे जस्ट वांट टू लिव। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिंदगी आप तभी अच्छे से जी पाओगे जब आपकी पूरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ हो चुकी हो आपकी। तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दें, ना कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं भी ये करूँ, वो भी करूँ। आई थिंक ज्यादा ही आउटवर्डली हो गया है आजकल सब कुछ। आप कितनी देर मोबाइल पे रहती हैं एक दिन में, 24 घंटे में से? देखिए, स्क्रीन टाइम के तो सभी गिल्टी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर हमारे थोड़े काम ज्यादा हो जाते हैं। हम लोग आजकल काम सारे ही ग्रुप्स पे होता है, इस पे हो जाता है। बट हाँ, स्क्रीन टाइम की गिल्टी है सब। इसलिए मैंने कहा कि जिस टाइम पे सोचिए, अगर मैं हिमाचल से आई थी, उस टाइम पे अगर मुझे आज इंस्टाग्राम पे कुछ छोटा मोटा फेम मिल गया होता, या लोगों ने मुझे उसी टाइम पे, जैसे मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री करती थी, क्योंकि मैंने इतनी बचपन में पोइट्री सुनी हुई थी, तो मैं लिखती बहुत थी। तो उस टाइम पे मैं पोइट्री करके अपना छोटा सा एक फैन ग्रुप बना लेती, तो क्या मैं इतनी बड़ी कलाकार बन पाती? आप खुद से पूछिए।
वो फैन ग्रुप रोज मुझे अपलोड कर रहा है, 400-500 लोगों का, 4-5 हज़ार लोगों का, 4-5 लाखों का, या 25-30 लाख लोगों का, या 1-2 करोड़ लोगों का रोज मुझे अपलोड कर रहा है, रोज मुझे, तो मैं उसी दुनिया में खुश रह जाती। मैं अपनी ग्रोथ की सोचती नहीं। मेरे अंदर जो है मैंने सारी उसकी एग्जीबिशन लगा के उसी टाइम उसको इनकैश करके आगे बढ़ के लेकिन वो तो चाहे गैंगस्टर के टाइम पे या फैशन के, वो तो देयर वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो मुझे बहुत ग्रो होना था, अभी तो मेरे अंदर, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब लाइफ ने मुझे रगड़ा मारा और मुझे आगे चल के और चीज़ें मैंने सीखी, और एंड बिकॉज आई डिडंट हैव सक्सेस, आई डिडंट हैव द ऑडियंस, मुझे 10 साल लगे स्ट्रगल करते करते, क्योंकि ये सब छोटे छोटे आउटलेट्स नहीं थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग छोटे छोटे सक्सेस पाके ही उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश है। वो टाइम, वो दौर चला गया जहाँ इरफान साहब सोचो 25 साल स्ट्रगल करके फिर स्टार बन रहे हैं, या हॉलीवुड स्टार बन रहे हैं, या ऑस्कर विनिंग फिल्म्स में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ एक हरी में है कि जीने की, बस इनकैश कर लें, आज इनकैश कर लें सब कुछ। हाँ, लेकिन वो जितना जल्दी आता है, मैंने देखा उतना जल्दी चला जाता और क्या होगा बताइए, क्या फ्यूचर है उसका? वो एकदम से आता है, एकदम से जाता है। लेकिन अभी आप कह रही थी, आपका जवाब मैं सुन रहा था, आपने कहा आप बहुत कविताएं लिखती थी। एक तो सुनाइए, सुनना है आप लोगों को? अब एक कविता कोई भी आपने जो लिखी है। कहाँ मुझे याद है? कोई आपको याद होगी, इतना आपको सब कुछ याद है, एक कविता कोई भी याद हो, कोई भी छोटी सी 4 लाइन। मुझे कहाँ याद है? 15-16 साल की उम्र में लिखी थी मैंने। याद होगा एक तो मैंने लिखी है, छोटी सी, तो मुझे हमेशा याद रह जाती है। इश्क की आंखों में खुदा देखा है हमने, ना वो अंधेरा था ना रोशनी थी, कौन सा मंजर देखा है हमने। वाह वाह, आप फिल्मों में गाने वाने भी लिख ही लीजिए, मुझे लगता है ये इतना शानदार। और ये किस उम्र में लिखा आपने? होंगे 14-15 साल की। 14-15 साल में, बताइए फिर आप कितने लिरिसिस्ट की नौकरी खा जाएंगे आज की डेट में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने वो परसू ही नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर कर सकती तो, अगर मैं उस ट्रेनिंग में जाती तो वही कि एक जो एक ट्रेनिंग का टाइम है, वो लोग नहीं समझते हैं आजकल। समझते ही नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना, ट्रेनिंग करना और अपने आप को प्रेप करना बिफोर यू कैन इनकैश योर टैलेंट और एग्जिबिट इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी जब आपने कविता भी सुनाई तो उसमें आपने इश्क का जिक्र किया। मुझे याद है अभी कुछ 1 आध साल पहले आप, हमारी एडिटर है नाविका जी, उनको इंटरव्यू दे रही थी और उन्होंने आपसे पूछा था कि 5 साल बाद आपका क्या प्लान है। तो आपने कहा कि मैं एक पत्नी और माँ के रूप में खुद को देखती हूँ। और फिर उन्होंने आपसे पूछा कि इस प्रोजेक्ट की दिशा में कुछ काम चल रहा है, और आपने कहा हाँ काम चल रहा है। तो उस बात को 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है? देखिए, नेचुरली हर एक लड़की का ड्रीम होता है कि आपकी फैमिली हो, और स्पेशली मी, आई एम अ कम्प्लीटली फैमिली पर्सन। मुझे मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वांट टू हैव माय फैमिली एंड आई वांट टू बी मैरिड। एंड आपको पता चल जाएगा कि जब भी 5 साल के पहले हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा, ऑफ कोर्स, आप चिंता मत कीजिए। आप अरेंज्ड करेंगे, लव करेंगे, ये सब कुछ सोचा है, या जो ठीक लग जाए? दोनों का मिक्सचर हो तो अच्छा है ना। इसमें संकेत है कुछ कि प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा यूथ बैठा है और आपने जीवन में बहुत कष्ट सहे। आपके कई रिलेशनशिप्स के बारे में कई इंटरव्यूज में आप बोल चुकी हैं, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन उसमें से निकलने का तरीका क्या है? क्या कंगना हर रिलेशनशिप से जब एक बार कहीं आगे जाती थी, तो उससे निकलने का तरीका है? क्योंकि यूथ भी आज की डेट में कई बार रिलेशनशिप में जाता है, कुछ गलत हो जाए, फिर फंसा रह जाता है, और वो जीवन डिस्ट्रॉय करने जैसा होता है। आपके लिए इजी था जब बार बार रिलेशनशिप गलत हो रहे थे तो निकलना या अगले में जाना? क्या करती थी आप? देखिए, नेचुरली जब आप ग्रोइंग अप इयर्स में, आप पहला प्यार तो आपका कुछ सीनियर स्कूल में या कुछ आपको हमेशा तो सक्सेस नहीं मिल सकता ना रिलेशनशिप में। और आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी होंगे, और अगर आपको वो सक्सेस ना मिले एक छोटी एज में, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे कभी भी रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिला, और मैं
जितना मुझ में पैशन था और जितना मुझ में एक डिटर्मिनेशन थी टू मेक थिंग्स वर्क, यू नो, मैं अपने सारी ज़िंदगी के जो साल हैं उस चीज़ में लगा देती। लेकिन लकीली मेरे लिए वो चीज़ वर्क उस टाइम पे नहीं की। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि भगवान ने मुझे प्रोटेक्ट किया। लेकिन ये पर्सपेक्टिव आपको बहुत बाद में आता है लाइफ में। तो आई थिंक जो हमारे जो आस्था में जो है ना, कि हमेशा कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, देखो ये बहुत घिसा पिटा तो अभी साउंड करता है क्योंकि सब इतना बोलते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड, दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड कि आप कहें कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मुझे खुशी है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके बहुत अलग अलग रूप लोगों को नजर आएंगे। लोग जो है ना वो आपके रिलेशनशिप और इसके आसपास ही सवाल पूछ के फंसे रह गए इंटरव्यूज में। मुझे आज खुशी है कि आपके इतने अलग अलग रूप, लाइफ कोच, लव कोच, करियर कोच, सब आप में से आज निकल कर आया है। हम शो खत्म करें उससे पहले हमने एक फन रैपिड फायर डिजाइन किया, वो बस छोटा सा लेके फिर ये शो खत्म करेंगे। तो इसमें हम रैपिड फायर में आपको ऑप्शन दे रहे हैं और चूंकि फन मैंने पहले लगा दिया तो ये मजे के लिए, तो आप भी मजे से जवाब दीजिए। कुछ हु इज द बेटर एक्ट्रेस, तापसी पन्नू या स्वरा भास्कर? दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन आपने दोनों को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया था। मेरी जो बहन है उन्होंने आई थिंक तापसी ने कहा था कि कंगना को डबल फिल्टर की ज़रूरत है, जबकि वो 2012-13 से स्ट्रगल कर रही थी। तो जब 2016 में फाइनली उनको सफलता मिली, तो उस टाइम पे उन्होंने पहली बार जब मेरे बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कंगना को डबल फिल्टर चाहिए। तो उसका जवाब मेरी बहन ने दिया था कि ये जो एक्ट्रेसेस हैं जो कंगना की कॉपी करती हैं और जो फिल्में कंगना ने छोड़ी होती हैं वो करती हैं, तो और जाहिर सबको पता है कि वो फिल्में पहले मुझे ऑफर हुई थी तो उनको उस तरह से स्टाइलिंग करके या प्रेजेंट करके जो है वो किया था। तो मेरी बहन ने इस चीज़ का जवाब दिया था कि इस तरह से किसी को बोलना अच्छा नहीं, स्पेशली जब आप उनसे ही इंस्पायर होकर अपना करियर चला रहे हैं। तो आई थिंक शी डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग। अगर वो एज में तो वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं मुझसे इंस्पायर्ड हैं और मुझे अपना रोल मॉडल मानती हैं, तो इतने अभद्र शब्द कहना कि उसको डबल फिल्टर लगाना चाहिए, जब मैंने उनके बारे में, मुझे पता भी नहीं था उनके बारे में, तब आई थिंक ये काफ़ी ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो इसीलिए मेरी बहन ने कहा था, मैंने कभी उनको इतना तवज्जो दिया नहीं। मैं खुश हूँ कि उनको इवेंचुअली सफलता मिली। और जहाँ तक स्वरा की बात है, वो तनु वेड्स मनु में जो है मेरे साथ थी, और तनु वेड्स मनु में वो मेरा हाथ पकड़ के चलती थी हमेशा और हम लोग बहुत बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। मुझे याद है एक सीन में तो मैंने उनकी स्टाइलिंग भी की थी, उनके पूरे बाल खोलकर मैंने ही बनाए थे उनकी इंट्रोडक्शन सीन में। तो ऐसा भी वक्त हमने देखा है। फिर अचानक से उनको शायद कुछ प्रॉब्लम होगी मुझसे, क्योंकि जो ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं और ज़्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं तो फिर वो बाकी किसी के व्यूज़ पसंद नहीं करते हैं। तो वही शायद उनके साथ भी हो गया। तो आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी? मेरी पसंदीदा प्रधानमंत्री, देखिए मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और इस ट्रोल होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो दुष्ट होंगे उनको अच्छी बात इतनी काटेगी कि मतलब आप समझ नहीं सकते उनको कितना कष्ट होने वाला है ना। और जो लोग सच्चाई के साथ हैं, जो लोग अच्छाई के साथ हैं, ये उनके जख्मों के लिए मलहम भी तो है। मेरी बातें है ना, जो लोग उनको उस तरीके से देखते हैं, जिनकी परसेप्शन में वो वैसे हैं। अब जब श्री कृष्ण हुए थे तो श्री कृष्ण के बारे में सुदामा ने कहा कि वो भगवान है। दुर्योधन ने कहा अरे काहे का भगवान, कुछ नहीं, एक नंबर का नटुआ है, सारा दिन औरतों के साथ नाचता है, चुगली करता है और कुछ काम नहीं इसको। दिस इज व्हाट दुर्योधन सेड।
तो अगर आपकी परसेप्शन कैसी है वो जाहिर करे कि भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप उनको भी गालियां देंगे जब आप खुद बदमाश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंगना, आपने आज बहुत दिल खोलकर बात की और मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं तेजस को लेकर। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपकी फिल्म अच्छा करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये आर्म्ड फोर्सेस पर फिल्म है, उरी 2 भी कई लोग इसको कह रहे हैं कि उरी के बाद का एक अगला हिस्सा है जिसमें देश में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति एक बार फिर से लोगों के अंदर जो है वो थोड़ा और जोर मारेगी। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और दर्शक 27 अक्टूबर को जब इसको देखने जाएंगे तो मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस पे भी नोट तो बरसेगा ही बरसेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।